अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाब अपनी वीकली व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। पाकिस्तान, आपको पता है कि वो मुल्क है जहाँ कभी आटे का बहरान होता है, कभी चीनी का बहरान होता है, कभी चावल का बहरान होता है, कभी दालों का बहरान होता है, कभी सियासत का बहरान होता है, मुआशियत का बहरान तो है ही। इतने सारे बहरानों के बावजूद शायद हम सबक सीखने की कोशिश नहीं कर रहे कि हमें अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जितने इकोनॉमी के अंदर लूप होल्स हैं उनको हमें खत्म करना होगा। लेकिन शायद हमारी प्रायोरिटीज कुछ और हैं और उन्हीं प्रायोरिटीज को पूरा करने के लिए हम तगोदो कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अब गोश्त की और जिंदा जानवरों की स्मगलिंग शुरू हो गई है और इस स्मगलिंग की वजह से, जिसमें गोश्त शामिल है, जाहिर सी बात, जो जिंदा जानवर हैं वो भी गोश्त के लिए ही स्मगल किए जाते हैं। उनकी स्मगलिंग की वजह से मुल्क के अंदर ये तशवीश पाई जा रही है कि आने वाले दिनों में गोश्त का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। अब जब क्राइसिस होगा तो चीज जारी बात है, गोश्त जो उसकी कीमत में इजाफा होगा। जब गोश्त की कीमत में इजाफा होगा, जो फूड इन्फ्लेशन है उसमें इजाफा होगा। तो हम लोग मुल्क और मुल्की अवाम को किसी तरफ से भी सांस नहीं लेने दे रहे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे ये कह रहे हैं कि मेरी पहली तरजीह जो है वो आम लोगों को रिलीफ देना है। कितना रिलीफ मिल रहा है वो आपके सामने है कि हम, पता है हमें कर्जे के वो चल रहे हैं और ये भी हमें पता है कि आईएमएफ हमसे ये कह रहा है कि अपने जो गैर जरूरी अखराजात हैं उनको कम करें ताकि आपका बजट डेफिसिट जो है वो कम हो। लेकिन ये जानते हुए कि चूंकि आईएमएफ हमारे ऊपर कड़ी नजरें जमाए हुए है, उसके बावजूद आईएमएफ का जो बेलआउट पैकेज है वो अभी आगे है कि मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो मिल ही जाएगा। लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं सोच रहे कि मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ है तो हमें सादगी अपनानी चाहिए। हालांकि तकरीरों के अंदर हम सादगी का जिक्र करते हैं। तो जनाब, आईएमएफ का बेल आउट मिलने से कबल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कुछ अफसरान जो हैं, खासकर 4 अफसरान जो हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया गया। अब सोचना यह है कि मुल्क के अंदर एक और भी कम्युनिटी काम कर रही है, बड़ी तगोदो कर रही है अवाम को संवारने की, या यूथ जो उसका फ्यूचर संवारने में लगी हुई है, वो प्रोफेसर की कम्युनिटी है। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं ये सोच सकते हैं, प्रोफेसर या उस्तातिज़ा जो बेचारे हर साल किसी ना किसी रोड के ऊपर एहतजाज करते हैं हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, फिर वो जूते डंडे खा के पुलिस से या गवर्नमेंट के कारिंदों से वापस आ जाते हैं, उनके बारे में भी सोचा जाए ताकि हम ये कहें कि वाकई गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है उसमें वाकई गवर्नमेंट सीरियस नजर आ रही है मुल्क की तरक्की को ट्रैक पे लाने के लिए। गर्दिशी कर्जों का मैंने बताया था आपको, और वर्ल्ड बैंक ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अगर गर्दिशी कर्जे जो है उसमें इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। तो हर रोज आपने देखा बिजली जो है 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए यूनिट जो है महंगी हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पीछे दिनों इंकशाफ हुआ था टैक्स चोरी में तकरीबन 5,000 अरब समथिंग का, और हमारा टोटल जो गर्दिशी कर्जा है वो तकरीबन 5,000 है, 5,000 अरब। तो अगर हम वो टैक्स चोरी को रोक के वही पैसा जो है वो हम गर्दिशी कर्जों के बाद में इस्तेमाल करें ताकि लोगों को आसान निर्खों पर बिजली मिल सके और लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा हो। और वाकई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे कि मेरा फर्स्ट जो या मेरी अवलीन तरजीह जो है वो आम आदमी की जिंदगी में रिलीफ देना है तो उसे रिलीफ मिल सके। लेकिन मसला वही है, तो बिल्ली जो है उसके गले में घंटी किसने बांधनी है। अब जो हमारे वज़ीर तवानाई हैं वो भी ये बयान दे रहे हैं कि मेरा सबसे जो अहम ऑब्जेक्टिव है गर्दिशी कर्जा जो उसके ऊपर कंट्रोल करना है। अब दूसरी तरफ और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बिजली जो है वो डे बाय डे महंगी होती जा रही है। और बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि बिजली डे बाय डे महंगी होने के बावजूद भी गर्दिशी कर्जा चढ़ता जा रहा है। भाई ये किस तरह की गवर्नेंस है जिसके ऊपर काम हो रहा है, या किस तरह के लोग हैं जो ये इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो खुदा इसके ऊपर नजर दौड़ाएं और देखें कि वाकई अहल लोग जो हैं उनको अपनी सीटों पर बिठाया हुआ है ताकि वो उस शोबे के मतलब कुछ जानते भी हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकें। पिछले दिनों एक और जो बयान पाकिस्तान के अंदर उसने खासी जो है वो कह लें कि शोहरत पाई, वो हमारे गवर्नर सिंध हैं जिन्होंने कहा कि अगर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पाकिस्तान में होती तो नैब सबसे पहले वहां पहुंचता। बात तो ठीक है, लेकिन आप ये भी देखें कि हमारे यहाँ चीनी बाशिंदों को पीछे दिनों हमला हुआ, वो भी आपके सामने है कि हम इतने कह लें कि
लायक लोग हैं, ये लायक कौम है कि हम चांदे के ऐसे इंजीनियर्स पैदा नहीं कर सके जो नए डैम तो छोड़ें, कम से कम जो डैम्स हमारे पास हैं उनकी सफाई का ही कुछ बंदोबस्त कर लें, तो हमें वो भी लोग बाहर से हायर करने पड़ते हैं। चलें, उनको हायर कर लिया। चाइना के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात बड़े दोस्ताना हैं और हम कहते हैं कि हमारी शहद से मीठी दोस्ती है, और ज़ाहिर बात है हमारी यहाँ से ऊँची है। इसका मतलब ये भी है कि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि हम महफूज रखें या उनको हिफाजत प्रोवाइड करें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अब उस तरफ जनाब ये है कि एलन मस्लिक जो हैं वो आए हैं और उन्होंने 3 अरब डॉलर की टेस्ला कंपनी जो है वो सरमायाकारी करने जा रही है इंडिया के अंदर। ज़ाहिर बात बिल गेट्स भी आया हुआ था और भी बहुत से बड़े-बड़े सरमायाकार आए हुए थे। तो सरमायाकार के दोस्त तो ज़ाहिर बात सरमायाकार ही होंगे। तो सोचें कि एक शादी जो है वो इंडियन इकॉनमी को कितना ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ हमारा हाल ये है कि हम ये कहते हैं कि चीनी बाशिंदे जो हैं उनकी जो फूल प्रूफ सिक्योरिटी उसका जायज़ा मैं खुद लूँगा और हम जनाब 1-1 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी के प्रोग्राम बना के दूसरे मुल्कों को जाके हम प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ और हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें। मेरे ख़्याल में हर बंदा अपना सरमाया जिसको सिक्योर देखना चाहता है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, तो सबसे पहले जो सिक्योरिटी है मेरे ख़्याल में वो जो इश्यूज़ पाकिस्तान में जन्म ले रहे हैं, उनका किला कमा करना चाहिए। फिर ये लोग बड़े-बड़े सरमायाकार जो हैं ये खुद ही सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान के अंदर आ जाएँगे। तो ये जो एक इश्यू है सिक्योरिटी का, इसको सबसे पहले तवज्जो दी जाए, तो फिर मेरे ख़्याल में जब हम दूसरे मुल्कों के पास जाएँगे, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो सऊदीया जाने की तैयारी में हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम इनवाइट करें सऊदीया के को रेकॉर्ड एक मनसूबा जो उसके अंदर कम से कम 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी तो करे। तो कहने का मकसद ये है कि अब देखो उधर एक शादी होती है, तो उस शादी के अंदर कितने सरमायाकार आते हैं और आते ही उन्होंने सरमायाकारी इंडिया के अंदर शुरू कर दी है। हमारे यहाँ जिन लोगों को हमने खुद बुलाया है, उनकी सिक्योरिटी जो है या उनकी जान जो है उनको भी हम महफूज नहीं रख पा रहे। तो जब तक सिक्योरिटी के इश्यूज़ हल नहीं होंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल सरमायाकारी जो है उसको आप कह लें कि कवर कर पाएँ। यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान के बारे में एक रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट की फाइंडिंग बड़ी तशवीशनाक है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात की कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी पाकिस्तान में खत्ते-गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ऑलमोस्ट 40% बनते हैं। और अब उन्होंने कहा है कि जो चूँकि सूरत चल रही है, इससे मज़ीद 1 करोड़ लोग जो हैं, वो खत्ते-गुर्बत के नीचे चले जाएँगे। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि हमारी तरक्की जो है, वो क्या है। अब उसमें ये भी कहा गया है कि जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को देखते हैं, तो उसका जो पाकिस्तान के अंदर की फाइंडिंग है, वो भी सूरत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक अब जो पाकिस्तान के अंदर सूरत है, वो बद से बदतर होती जा रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आइंदा हम इसी तरह काम करते रहे, तो मेरे ख़्याल में जो हमारे पास फाइंडिंग अभी है, हम उससे भी नीचे चले जाएँगे। तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखें, जो हमारे पास एक मकाम था, हम उससे नीचे गए हैं। तो कहने का मतलब पिछले 5 सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब काम कैसे हो? क्योंकि आपके पास तो हर रोज़ कोई ना कोई नया स्कैंडल, कोई ना कोई नया इंकशाफ होता है। अभी यूरिया कंपनियाँ जनाब वाला पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 152 अरब की सब्सिडी ले रही हैं हर साल। लेकिन खाद आप देखें किसानों के लिए कितनी सस्ती है। हर सीज़न में फॉर एग्ज़ाम्पल डीएपी है, यूरिया है, वो पहले से ज़्यादा महँगी होती है। बजाय कि हम ये कहें कि क्योंकि सब्सिडी 152 अरब की मिल गई है हमको, यूरिया कंपनियों को, तो उन्होंने खाद सस्ती कर दी है, ना। इस खाद के महँगी होने की वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर जो गंदम की कीमतें वहाँ का वो कहाँ चली गई, चावल की कीमतें हैं वो कहाँ चली। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सेकेंडरी इमर्जिंग मार्केट की हैसियत पिछले 6 माह में उसने बरकरार रखी है और उसकी वजह उन्होंने सियासी इस्तेहकाम कहा है और कहा है कि हुकूमत इस्लाहात पसंद वज़ीर-ए-आज़म के हाथ में होना है। लेकिन साथ ही मेरे ख़्याल में टेक्निकल बात उन्होंने ये कही है कि नई हुकूमत की तश्कील के बाद पाकिस्तानी शेयर बाज़ार की हैसियत कम होने के खदशात थे, लेकिन नहीं हुए। और 2017 में पाकिस्तानी शेयर बाज़ार की कैपिटलाइज़ेशन 100 अरब डॉलर थी। आज शेयर मार्केट के अंदर कैपिटलाइज़ेशन जो 21 अरब डॉलर है, हालाँकि पहले से कम हो गई है। क्यों पाकिस्तान कम से कम सरमायाकारी के काबिल मार्केट की हद पार करने में कामयाब रहा। तो मेरे ख़्याल में ये जो 21 अरब डॉलर है, उसकी शायद वो कह लें कि एक क्या कहना चाहिए इसको, उनका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। लेकिन ख़ैर में चीज़ें हमें उससे आगे लेके जाने की ज़रूरत है ताकि हम मुल्क की जो तरक्की है, जो हमने ख्वाब देखे हैं, जो हम पाकिस्तान की जो ग्रोथ है या पाकिस्तान को मुआशी तरक्की के ट्रैक के ऊपर वापस लेंगे, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की हमें ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए मेहनत हम कितनी कर रहे हैं, कहने को हम ये कहते हैं कि हमने ये पेशेनगोई की थी या गवर्नमेंट ने ये प्रेडिक्शन की थी कि 2024 के अंदर जो हमारी महँगाई है वो 23.5% होगी। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि मार्च के अंदर जो महँगाई की शरह है वो 20 या सॉरी 7% है। अब मुझे नहीं पता कि ये
किस बिना के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो महंगाई जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब हो सकता है इनके पास कोई और इंडिकेटर्स हों जिनको मेजर करके ये फिगर जो है इस तरह दिखा रहे हों, लेकिन मेरे मानने में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही। दूसरी तरफ जनाब गर्मी आ रही है, उस गर्मी के आने की वजह से ईर्षा ने बिल्कुल ये कहा है कि भाई साहब अपना ख्याल करें, क्योंकि गर्मी के अंदर पानी जो है, नहरी पानी खासकर, उसके शदीद बहरान का खतरा है। 300 बिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी है हमारी। उसके बावजूद आप देखें जब हम पानी के एक-एक कतरे के लिए भी तरसेंगे, और लेकिन बात वही आ गई, अगर कोई काम हम करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ को ये चीनी बाशिंदे जो आए थे हमारे डैमों को की कैपेसिटी पर काम कर रहे थे, तो हमने जनाब जैकटें बाँध के तो उनको उड़ा दिया। तो मेरे ख़्याल में पानी के लिए तरसना तो फिर हमारा बनता है। मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी को भी हमें कसूरवार ठहराना चाहिए कि डिक्टेटरशिप आ गई, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये। मेरे ख़्याल में हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं अपनी तबाही के, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं देखते कि जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, उसका वाक़ई आम आदमी जो है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, पूरी इकॉनमी के ऊपर असर क्या पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जो हमारा ज़ाती मफ़ाद है, हम उसको तरजीह दे रहे हैं। लो जी, अच्छी खबर वो ये है कि रेलवे ने 9 माह में 66 अरब रुपया कमा लिया है, और रेलवे ने तारीख रकम की है अपनी इस अर्निंग्स के अंदर। इसी तरह मेरे यहाँ बाकी इदारे जो हैं वो भी काम करते, तो पीआईए जो है आज प्राइवेटाइजेशन के वर्ज के ऊपर ना खड़ी होती, या दूसरे इदारे जो हुकूमत के लिए सफेद हाथी बने हुए हैं, उनको भी मेरे ख्याल में देखना चाहिए, या रेलवे की जो कारकर्दगी है उससे सबक सीखना चाहिए कि इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर कौन से ऐसे इंतजाम किए हैं कि जिसकी वजह से ये खसारे से प्रॉफिट के अंदर आ गए हैं। तो जी दुनिया के अंदर हमारा हाल अब ये है कि हम अभी तक अपने पुराने जहाज जो हैं, वो चाहे पीआईए हो, वो चाहे शाहीन हो, वो चाहे एयर ब्लू हो, चाहे वो सरीन हो, पुराने जहाज जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में अब नए जो बोइंग त्यारे हैं, उनकी जगह लेने वाला जेट 2030 में मार्केट में आने के लिए बड़तोल रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें भी अपना जो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना चाहिए, और अभी से सोचना शुरू कर दें, वरना बहुत देर हो जाएगी।